से चुनौतियों से भरा रहा। कई उतार चढ़ाव आए। हमने वो देखा जो कभी सोचा न था। लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार बढ़ते गए। उन्होंने हार नहीं मानी। अब 2021 उम्मीदों और संकल्पों का पैगाम लेकर आया है। जज्बे से भरी कुछ ऐसी ही कहानियां हम आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में सभी ने इम्यूनिटी शब्द सबसे ज्यादा बार सुना होगा। लोगों को ये पता था कि अगर कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी मजबूत करना है। इसी आपदा की स्थिति को अवसर में कैसे बदला जाए, इसका सही उदाहरण गंज बासौदा के मनोज ने पेश किया। मनोज ने इम्यूनिटी बूस्टर नाम से एक दुकान खोल ली। उन्होंने साल 2020 को भूलकर और 2021 को खुलकर जीने की तैयारी भी कर ली है। कोरोना की इस घड़ी में लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। 2020 आपदा का साल रहा है। बीते साल में लोगों ने एक के बाद एक समस्या का सामना किया है, लेकिन ये समय आपदा से हारने का नहीं बल्कि इसको अवसर में बदलने का है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गंज बासौदा के मनोज ने। मनोज की लॉकडाउन के चलते नौकरी छूट गई थी, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया था और उन्हें अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ करना था। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर मनोज ने एक दुकान खोलने का फैसला किया, जिसका नाम इम्यूनिटी बूस्टर रखा। कोरोना टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मतलब जीवन एकदम से मतलब पूरा अपन कह सकते तहस नहस हो गया। और मेरे सामने जो है रोजी रोटी का आर्थिक संकट जो होता है वो मतलब मेरे सामने आ गया। और उस टाइम मतलब सारे रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन उसी टाइम फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया गया तो कुछ उम्मीद की किरण जागी। लॉकडाउन के टाइम पे घर पर केवल टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स अपन देख रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, इम्यूनिटी बूस्टर। तो मैंने उस शब्द को कैप्चर किया, उस वर्ड को कैप्चर किया और उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके बारे में मैंने सर्च किया। अपने इस दुकान पे मैंने केवल उसी पे फोकस किया इम्यूनिटी के लिए। मैंने अपना पूरा ये सेटअप इम्यूनिटी के लिए किया है और थोड़ा टाइम लगा मुझे सेटअप करने में, लेकिन मैं आज यहाँ सेटअप हूँ। अपनी नौकरी जाने के बाद मनोज को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर इम्यूनिटी शब्द से आइडिया लेकर मनोज ने खुद की दुकान खोलने का फैसला किया। गंज बासौदा के लोगों के लिए मनोज की दुकान इस कारण से भी ध्यान का केंद्र बन रही है क्योंकि मनोज ने अपनी दुकान में इम्यूनिटी का खासा ध्यान रखा है। जो लोग मनोज की दुकान में आ रहे हैं वह मनोज की इस इम्यूनिटी वाली सोच की सराहना कर रहे हैं और आपदा को अवसर में बदलने की बात भी कह रहे हैं। मनोज का ये प्रयास बहुत अच्छा रहा। मनोज कुछ समय पहले एक विपत्ति से जूझ रहा था। उस पर आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी क्योंकि मनोज पहले प्राइवेट जॉब करता था और उसको कोविड-19 में एक महामारी में अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा। तो उसने फिर उसके मन में विचार आया कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा और इसमें मोदी का भी एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत। तो उसको फॉर्मूला को भी उसने अपनाया और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज जूस सेंटर और बूस्टर पॉइंट, यहाँ पर सभी जूस मिलेंगे आपको और जो भी इम्यूनिटी पावर से लेके जूस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोविड के बाद जॉब की एक संकट था, आर्थिक संकट था और उनने जो एक विकल्प तलाशा, अपना अड्डा के नाम से इम्यूनिटी बूस्टर का ये एक व्यवसाय उन्होंने शुरू किया है गया। और उन्होंने एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो भी विकल्प हो सकते थे वो सारे के सारे इस दुकान में उन्होंने ला करके रखे हैं। आदमी को जैसा खाने पीने की इच्छा हो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो सारे के सारे प्रयास इस दुकान में हैं और ये उत्तम प्रयास है। आपदा को अवसर में बदलने का मनोज का यह प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। जहां एक समय ऐसा था कि मनोज खुद बेरोजगार थे, लेकिन आज मनोज के लिए एक समय ऐसा है कि जब वह अपनी दुकान से दूसरों को रोजगार दिला रहे हैं और मनोज प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। 2020 ने हमें बहुत सारे सबक दिए हैं। उनमें से एक सबक ये भी है कि अब हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। इटारसी में कुछ किसान ऐसे हैं जो बाकी किसानों को कह रहे हैं कि बहुत हो चुकी रासायनिक खेती, आओ अब जैविक खेती की तरफ लौट चलें।
ये हाथ कभी बैंक में नोट गिनने का काम करते थे, फाइलों पर कलम चलाते थे, लेकिन अब हाथ में है खुरपी और फावड़ा। ये है प्रतीक शर्मा। बैंक में मैनेजर थे, लेकिन अब ढाबा खुर्द गांव में अपनी जमीन पर खेती करते हैं। खेती भी वो सामान्य तरीके से नहीं करते, बल्कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती यानी ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता। वजह क्या है, खुद प्रतीक बताते हैं। हमारे फसलों में या जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं उनकी उपलब्धता जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और रासायनिक जो उत्पाद होते हैं उनमें उन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और जैविक जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं या खेती करते हैं तो उसमें उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, वो बहुत एनरिच्ड होते हैं। तो जैविक खेती की दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि महत्व बढ़ा है। यकीनन कोरोना संक्रमण ने लोगों को इम्यूनिटी का महत्व बताया भी है और इसके लिए लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन जो आप खा रहे हैं वो क्या वाकई आपके शरीर के लिए सेहतमंद है? शायद नहीं। अब मिलिए रूप सिंह राजपूत से। रूप सिंह पुरस्कार हासिल कर चुके किसान हैं। विदेश दौरे का भी ऑफर आ चुका है। पिछले 12 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। रूप सिंह जैविक खेती के फायदे गिनाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह से इंसान के शरीर में जहर फैल रहा है। आज जो रासायनिक खेती जो हमारी हो रही है वो खेती बहुत घातक उत्पादन दे रही है, मतलब जहरीले, और खेती खराब हो रही है। और जैविक खेती की तरफ हम जाएं, मान लो जैविक खेती में हमको बाज़ार से कुछ लाना नहीं है, हमको खुद हमारी खेती से ही सारे आयाम स्थापित करना है। जैसे स्वयं का खाद, स्वयं का बीज, स्वयं का कीटनाशक, ये सब तैयार किसान खुद करके हमारी खेती कर सकता है। और खेती में जो आज लागत जो बढ़ रही है रासायनिक की अपेक्षा, वो आपकी लागत बाजार की कम हो जाएगी, मतलब खुद को ही श्रम के आधारित आप खेती कर सकते हैं। प्रतीक शर्मा और रूप सिंह के अलावा ऐसे करीब 50 किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती को अपना लिया है। चूँकि जैविक खेती रासायनिक खेती से महंगी है, इसलिए किसान इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते और वो अपने उत्पादों को कहाँ बेचेंगे इसकी परेशानी भी उन्हें इस तरफ सोचने के लिए मजबूर नहीं करती। इसका हल निकाला खुद जैविक खेती करने वाले किसानों ने, जिन्होंने 2019 में बनाया जैविक बाजार। मगर लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद हो गया और अब एक बार फिर शुरू करने की कवायद है। ये किसान दूसरे किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि रास्ता कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। खेती में जहाँ तक मैं खुद खेती से जुड़ा हूँ या बहुत सारे किसान जुड़े हैं, और जो अच्छी सोच वाले लोग हैं वो स्वयं जानते हैं कि खेती में बेतहाशा कितना ज़्यादा जहर का उपयोग हो रहा है। शायद ये खाने वाले या आम लोगों तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ये जानता है सिर्फ किसान। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इससे होने वाली तरह तरह की खतरनाक बीमारियां जो हर घर की एक हिस्सा बन गई के लिए, तो इस पे हम लगातार मंथन कर रहे थे कि लोगों में कम से कम एक अवेयरनेस फैलाना। मतलब हमारा उद्देश्य था कि एक जागरूकता आए लोगों में कि जहर मुक्त चीज़ें लोग मांग सके किसानों से, क्योंकि जो आप मांगेंगे वो पैदा करेगा। जैविक खेती की तरफ लौटने की ये पहल वाकई सराहनीय है। वो इसलिए क्योंकि ये सीधे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैविक खेती से पैदा होने वाले उत्पाद महंगे इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा किसान इससे जुड़े नहीं हैं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती की इस पद्धति को अपना लेंगे तो शायद जैविक उत्पाद आदमी को सस्ते में मिले। सवाल सेहत से जुड़ा है, किसानों को भी समझना होगा। इसलिए तो ये किसान कह रहे हैं कि अब लौट चलें अपनी जड़ों की तरफ। राकेश पटेल, बंसल न्यूज़, इटारसी। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर प्राइवेट सेक्टर में देखा गया। कई एम्प्लॉयज़ की नौकरी चली गई तो कुछ लोगों ने इसी समय को फ़ायदे का सौदा बनाया। लेकिन इंदौर के आदित्य अग्निहोत्री ने लॉकडाउन में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और अब वो इससे काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। आत्मनिर्भरता का उन्होंने सटीक उदाहरण पेश किया। उन्होंने साल 2020 की परेशानियों को भूलकर एक कदम आगे रखा। ये हरा भरा दिखने वाला ऑर्गेनिक खेत आधुनिक तकनीक और कड़ी मेहनत से आदित्य अग्निहोत्री ने तैयार किया है। लॉकडाउन से पहले एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले आदित्य अब एक आधुनिक किसान हैं। जहां लॉकडाउन के चलते लोगों को अपनी नौकरियां गंवाना पड़ी, उसी में आदित्य की नौकरी भी चली गई। आपदा की घड़ी में आदित्य के ऊपर संकटों का पहाड़ टूट गया, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आदित्य ने संयम रखा और आपदा को अवसर में बदलते हुए फैसला लिया खेती का।
लेकिन ये लॉकडाउन के बाद से मतलब पूरी एविएशन इंडस्ट्री एकदम ठप पड़ गई। इवन बिहार इलेक्शन में भी इस बार ऐसा रहा कि एक भी हेलीकॉप्टर हमारे द्वारा लग नहीं पाया। फिर मेरे को लगा कि कुछ भगवान ने ऐसी परिस्थिति दिखाई, कुछ नई चीज़ करी जाए, तो मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं सब्जियां और ये करूँगा ऑर्गेनिक, और थोड़ा ओपन में भी मैं ऑर्गेनिक ये प्याज लगा रखी है, ये थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। आदित्य के लिए खेती का काम नया था। उन्होंने तमाम चुनौतियों का डट कर सामना किया और बिना कुछ सोचे खेती में लग गए। आज आदित्य इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर के बाहर भी सब्जियां सप्लाई करते हैं। आदित्य का सफर खेती पर ही नहीं रुका, अब वे बतख पालन का काम भी करते हैं। आदित्य का बतख के अंडों का आइडिया काम कर गया। अंडों की बाजार में डिमांड भी आने लगी और देखते ही देखते आदित्य दूसरे राज्यों में भी बतख के अंडे निर्यात करने लगे। बतख पालन तो मध्य प्रदेश में पहली बार ही हो रहा है। मैंने एक्चुअली सिंचाई के लिए पानी के लिए एक तालाब बनाया था, और तो ये सिंचाई के साथ में फिर मैंने उसके अंदर फिश डाली। फिश डाल के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे एक बचपन के मित्र है विलास खैर जी, उनका भी बिजनेस लॉकडाउन के कारण थोड़ा वो हुआ, तो उनको भी कुछ लाइफ स्टॉक का करने का कुछ लगा अंदर कि अपन करते। तो फिर हमने साथ में मिलके फिशरीज को भी बढ़ाया, और फिर डक्स का मेरे दिमाग में था, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अपन कर सकते हैं, तो हमने फिर डक्स का स्टार्ट करा। आदित्य की जब नौकरी गई तो वह डिप्रेशन में आ गए, लेकिन परिवार वालों ने इस मुश्किल घड़ी में उनका पूरा साथ दिया। आदित्य के दोस्त बिलास ने भी उनका हौसला बढ़ाया। दोनों ने मिलकर इंटरनेट की सहायता से जानकारी जुटाई और आज आदित्य ऑर्गेनिक खेती के जरिए लोगों को बगैर केमिकल और बगैर हानिकारक खाद वाली सब्जियां पहुंचा रहे हैं। साथ ही वे दोनों अब एमपी में बतख पालन करने वाले पहले युवा उद्यमी भी हैं। लॉकडाउन में चूंकि और कोई काम तो था नहीं, बैठे बैठे रिसर्च ही करते थे सब, तो नेट पे हमने बड़ी रिसर्च करी इसके बारे में। फिर हमने सोचा कि ये स्टार्टअप करके देखते हैं क्या होता है। एक रिस्क लेना थी। काम तो कोई आप रोक नहीं सकते हो जिंदगी में, ठीक है परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, पर काम तो हमें करना ही होगा। तो आदित्य जी ने और मैंने, हम दोनों ने एक प्लान बनाया और हमने करनाल से ये डक्स मंगाई। आदित्य अब इंतजार में है कि इंदौर से कब इंटरनेशनल फ्लाइट फिर से शुरू हों और वे ऑर्गेनिक सब्जियां और बतख के अंडे विदेशों में भी निर्यात कर सकें। जिस तरह आपदा की घड़ी में उन्होंने जो अवसर खोजा है वह निश्चित ही सराहनीय है और युवाओं के लिए एक मिसाल भी है। कहते हैं किताबें समाज को आईना दिखाती हैं और रास्ता भी। साल 2020 में महामारी आई तो रतलाम की लेखिका अलका बरबेले ने इस पर एक किताब भी लिख दी। कोरोना महामारी पर आधारित देश की ये पहली किताब है। रतलाम की लेखिका की इस किताब को अब बहुत पसंद भी किया जा रहा है। ये हैं रतलाम की बेटी अलका बरबेले, जो वर्तमान में दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रही हैं। अलका ने लॉकडाउन के दौरान घर में कैद बच्चों के लिए देश की पहली कोरोना संक्रमण पर आधारित एक कॉमिक की रचना की है, जिसका नाम गो कोरोना गो है। कॉमिक की कहानी एक सुपर हीरो से जुड़ी है जो कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला करता है। इस किताब में 5 स्कूली बच्चों के ग्रुप से कहानी शुरू होते हुए सुपर हीरो तक पहुंचती है। गो कोरोना गो की कहानी एकदम नई और अनोखी है। महामारी की इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों पर केंद्रित ये कहानी बहुत कुछ बयां करती है। कॉमिक लिखने का ख्याल ऐसे आया कि कॉलोनी, चूंकि मैं 6th फ्लोर पर रहती हूँ दिल्ली में, तो सारे आस पड़ोसी बच्चे मेरे पास आके बोलते थे, दीदी आप जॉब पे मत जाओ, बाहर कोरोना है, दीदी आप गेट टच किया सैनिटाइजर का यूज करो। तो मुझे लगा कि बच्चों में कितना खौफ है। मुझे लगा कि हमें बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए, एटलीस्ट बच्चों का खौफ हमें दूर करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि मैं कॉमिक लिख के बच्चों को अवेयर करूंगी। लॉकडाउन के समय जब लोग घर में बैठे टाइम पास कर रहे थे, तब अलका थी जो बुक लिख रही थी। जिस घड़ी को सब आपदा के रूप में देख रहे थे, उसी समय को अलका ने अवसर बनाया। एक और जहां कोरोना को लेकर बच्चों में डर का माहौल पैदा हो गया था, ऐसे में इन बच्चों को सही जानकारी और सुरक्षा के तरीके बताना बेहद जरूरी था। अलका को यहीं से आइडिया आया। अलका ने बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए ऐसी एक बुक लिखी जिसमें बच्चे खेल खेल में सब कुछ सीख सकें। कॉमिक का जो मेन मोटो है मेरी, वो ये है कि बच्चों को हम अवेयर कर सकें,
क्योंकि बड़ों के लिए बहुत तरीके हैं अवेयर करने के लिए, उनके पास समय है, उनके पास संसाधन है, लेकिन बच्चे घरों में कैद है और उनके पास संसाधनों के नाम पे कुछ भी नहीं है टीवी और मोबाइल के अलावा। ना वो नीचे जा सकते हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि चाइल्ड अवेयरनेस के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने एक कॉमिक डिजाइन की और उसमें यही मैसेज दिया कि बच्चों को कैसे सेफ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। गो कोरोना गो किताब में सभी पात्र ऐसे हैं जो अलका के आसपास के ही थे, जिनमें से कुछ तो अलका के दोस्त में से ही हैं, जिनके सहारे अलका ने बच्चों को सही जानकारी और सुरक्षा के तरीके बताते हुए गो कोरोना गो को प्रकाशित करने का फैसला लिया। अब ये किताब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब ये किताब सभी सोशल मीडिया शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर उपलब्ध है और लोगों द्वारा अलका की किताब को काफी पसंद भी किया जा रहा है। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम। 2020 आपदा का साल रहा। लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से अपनी जान बचाने और आजीविका चलाने के लिए जी तोड़ संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, लिहाजा केंद्र सरकार ने इससे उभरने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला और आत्मनिर्भर की राह पर देश को चलने को कहा। इसका असर भी हुआ और ग्वालियर के एक शख्स ने आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल पेश कर दी, जो सभी को सबक देती है कि 2020 को भूलो और 21 को जियो। कोरोना के बाद लॉकडाउन लगने से देश भर में लोगों को अपनी जीविका को चलाने का संकट पैदा हो गया। ग्वालियर के विनोद को भी कोविड के चलते रोजी रोटी का संकट आ गया और उनकी नौकरी चली गई। ऐसे में विनोद के लिए हरियाणा के किसान की एक कहानी प्रेरणा बनी। हरियाणा के किसान से विनोद को अपने घर पर मशरूम की खेती करने का आइडिया आया और उन्होंने खेती की पूरी विधि सोशल मीडिया से सीखकर काम शुरू किया। आज विनोद 3 महीनों से अपने छत पर मशरूम की खेती कर रहे हैं, जहां वो नौकरी से 18,000 रुपए कमाते थे, लेकिन आज वह खेती के जरिए 20 से 25,000 रुपए कमा लेते हैं। गूगल हम सर्च करते थे, रात भर देखते थे, हमने पूरा समझ लिया उसको। फिर हमने ये पूरा प्लान हमने अब तैयार किया अपना छत पे। हमने कहाँ जाएं, चलो हमने की छत ही पकड़ते, लॉकडाउन तो लगा है, कहीं जा तो नहीं सकते अपन, तो हमने कि फिर अपनी बिजनेस करो। तो हमने 2.5 लाख रुपया का आयरन हमने लगा के ये वेल्डिंग करवाया और पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया बटन मशरूम का देख के, चूँकि फार्मर हैं इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उनका फार्मिंग हमने देख के फिर हमने स्ट्रक्चर तैयार किया। हमने 2 पार्टीशन किए इसमें। विनोद ने जब खेती की शुरुआत की तो उन्हें परिजनों और साथ वालों का साथ नहीं मिला, लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी। विनोद के लिए काम नया था तो कई परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ा। उनको चोट भी लगी, लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी काम को पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हैं तो वह पूरा हो ही जाता है। घर वाले पहले तो बहुत नाराज हुए, क्या कर रहे हो जी तुम, यहाँ बाजार है, सिटी है, ग्वालियर शहर है, यहाँ जो है आदमी टाइल्स लगा रहा, 2 मंजिल बना रहा, 3 मंजिल बना रहा है, और तुम ये क्या कर रहा है, ट्रैक्टर में से तुम ये घास पूरा भर के लाए यहाँ, और झाड़ना भी पड़ता है, कचरा फैलाते हो तुम। पहले तो बहुत खिलाफ हुए, हमने कही तुम रुको तो, कम से कम देखो तो आगे चल के होता क्या है। गिर गए यहाँ से, 2-2.5 महीना पड़े रहे, कर नहीं पाए, और हमें कुछ साथी थी, हम कहते रहे ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपया लग गए, कितना पैसा बर्बाद कर दिया। आज क्या स्थिति? आज तो ठीक है, बिच रही है मशरूम, जा रही है, घर से ले जा रहे हैं आदमी। अच्छा। यहीं से दे देते हैं हम, अपन 100 रुपया किलो जा रहे हैं। हाँ। बीते साल में भले ही लोगों को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन आने वाले साल को हम आत्मनिर्भर बन के उभार सकते हैं। विनोद का यह प्रयास ग्वालियर के लोगों के लिए बिल्कुल नया था। इस नए प्रयास में सफलता के जरिए विनोद आज लोगों को जीविका चलाने की सीख दे रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
जहां चाह वहां राह, ये कहावत रीवा के दलित आदिवासी महिलाओं के संगठन बहिनी दरबार पर एकदम सटीक बैठती है। भले ही बहिनी दरबार का क्षेत्र सीमित हो, लेकिन इसका असर अब होने लगा है। दलित और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को साझा करने के लिए कैसे बहिनी दरबार महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रीवा जिला के तराई अंचल में बहिनी दरबार दलित आदिवासी महिलाओं की आवाज का दूसरा नाम है। जिले से करीब 80 किलोमीटर डभौरा में बीते 12 साल से बहिनी दरबार के नाम से हर महीने समाचार पत्रिका निकलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की समस्या को उजागर कर उसका समाधान करना है। इस पत्रिका के जरिए आदिवासी महिलाएं अपनी बात शासन प्रशासन के साथ उन गांव तक पहुंचाती है जहां पर अखबार या समाचार पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती। इस बुलेटिन की खास बात यह है कि इसे संगठन की महिलाएं अपने हाथ से लिखती हैं और फिर फोटोकॉपी कराकर साइकिल या पैदल दूर दूर गांव तक पहुंचाती है। इस बुलेटिन का संपादन उषा, जन्मावती, निर्मल सहित कई महिलाएं कर रही हैं। इसमें ज्यादातर आदिवासी महिलाएं हैं। रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है डभौरा, और उसी डभौरा से निकलती है यह बहिनी दरबार नामक बुलेटिन, जिसमें दलित और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता के साथ खबर का रूप दिया जाता है। और फिर उसे हस्तलिखित बुलेटिन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हस्तलिखित बुलेटिन है, जिसकी फोटोकॉपी करके और फिर यह दूर दराज के क्षेत्रों में और जिला मुख्यालय में तक पहुंचाया जाता है। इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं हैं और उसका एडिटिंग से लेके और हाथ से खबर लिखने तक का सारा काम इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस संगठन ने नैपकिन पैड भी बनाकर गांव तक पहुंचाने का काम किया और अब बहिनी दरबार का असर दिखने लगा है। इस संगठन की महिलाएं गांव-गांव जाकर आदिवासी और दलित महिलाओं की समस्याएं सुन रही है और उसे समाचार का रूप देकर बुलेटिन में छापती है। अब उतने समय 25 महिला जुड़ी रही, 25 से फिर 200 से 300, 500 लगातार ऐसे हम बचे। हर महीना में 20 तारीख को बैठ के गांव की समस्या लिख के और फिर 30 तक लिख जाती। लिखे के बाद फिर हमें फोटो कॉपी करवाए फिर गांव में बंटवाए थे। पहले गांव में बंटवान, थाने में, फिर थाने में दहन, अस्पतालन में दहन, रेलवे स्टेशन में दहन, स्कूलन में दहन, आंगनबाड़ी जो बहनी है रहती उनका दहन, सबका दहन। ओके बाद दूसरे साल से फिर 500 हो गए, ऐसे गांव में पहुँचवावे लगा। भले ही आज समाज में छुआछूत के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन इस बहिनी दरबार की जरूरत इसी छुआछूत की वजह से हुई। दरअसल एक गांव की कुछ आदिवासी महिलाओं को हैंडपंप से पानी भरने से सिर्फ इसलिए रोका जाता था कि वो आदिवासी है और शिकायत करने पर उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती थी। लेकिन एक दिन जब समाज की कई महिलाओं ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई तो सब पर इसका असर हुआ। उसी दिन से इन महिलाओं ने बहिनी दरबार की नींव रखी, जो अब मील का पत्थर साबित हो रहा है। ले आई की समस्या अलग अलग गांव में और हमारा बहनी हरे हमारा सब अलग अलग जाए के समस्या ले होती हैं। यहाँ 20 तारीख बैठक कई के सब 20 तारीख का चर्चा होता है, समस्या सब इकट्ठा होते कि कौन गांव में कौन समस्या है, अलग अलग समस्या निकाला जाता है। फिर यहाँ बहनी दरबार में 20 तारीख बैठक कई के 30 तारीख तक का लिख जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सब बहन से मिलन, उनका अपन पत्रिका दहन, फिर उनसे बहन से पूछन कि बहन यार तुम्हार कौन समस्या है, तो हम तो पढ़े नहीं आहन, तो फिर अपन उस समस्या अपने पत्रिका में लिख दे रही। फिर वो पत्रिका लिया बरहन तहियान हमारे उस बहनी रही तो लिखत रही हैं। जैसे कि गांव में भी कई प्रकार की समस्या होती है, पानी की समस्या है, महिलाओं के साथ कई प्रकार की घटना घट जाती है, उसमें भी हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। बहिनी दरबार में हम कोई भी समस्या बताते हैं तो ये ज़्यादातर हर विभाग में जाता है, हर विभाग को पता चलता है। ये लोग हाथ से लिखी अपने बघेली भाषा में लोग लिखिन और गांव जहां अखबार नहीं जाता है तहां अपन ये लिखित बात पहुंचौती हैं अपने भाषा में। तो वह गांव के बातचीत होती, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में होते, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में होते, अलग अलग को पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा, हम पढ़ी। करीब आधा दर्जन महिलाओं ने समाज सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन आज इस संगठन में 60 से ज्यादा सक्रिय और 3000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं और 2 दर्जन से ज्यादा गांव के साथ ही जिले के दूसरे हिस्सों में बहिनी दरबार को पढ़ा जा रहा है।
तो आप देख रहे हैं बहिनी दरबार जो संगठन है वो किस तेजी से काम कर रहा है और समाज में कहीं ना कहीं एक छाप भी छोड़ रहा है और प्रेरणा भी देता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको धन या बल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है तो चाह की। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। तुम्हारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।